नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका शीर्षक है हमारे मेहमान। हमारे मेहमान में आज बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं। मध्य प्रदेश के टीकाकरण संचालक डॉक्टर संतोष शुक्ला जी, जिन्हें टीकाकरण की उपलब्धियों के लिए पूरे देश में जाना जाता है और उसके अलावा भी उनका एक व्यक्तित्व है, एक रचनात्मक लेखक के रूप में भी वो अपनी पहचान रखते हैं। तो आज हम बहुत सारी चर्चा करेंगे डॉक्टर संतोष शुक्ला जी से, उनके जीवन के विषय में, उनके व्यक्तित्व के विषय में। सर, बहुत स्वागत है आपका इस हमारे शो में। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले आप अपने बचपन के विषय में हमें बताएं कि आपका बचपन कैसे बीता, क्या आपने किया। देखिए, मेरा बचपन सबका बहुत खुशनुमा होता है, मगर मेरा यादगार रहा है। मेरा मेरे पिता डॉक्टर सोमेश्वर नाथ शुक्ला जी, सर हरि सिंह गौर का नाम जो विख्यात एक बहुत व्यक्तित्व है, उनके पर्सनल फिजिशियन और मेडिकल ऑफिसर रहे यूनिवर्सिटी ऑफ सागर में। मेरा जो जन्म हुआ है सागर में हुआ है। माता हमारी जो माँ थी वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से थी, बहुत ही अनुशासित, संगठन शक्ति गजब की थी और हम लोगों को अति प्रेम वातावरण में रखती थी और हमेशा प्रोत्साहित करती थी कि बेटा तुम कुछ भी हो, नमस्कार को मत भूलना। तो मैंने उनसे पूछा कि नमस्कार का मतलब क्या। ना से नम्रता, माँ से ममत्व भाव, सा से समर्पित सेवा, का से कार्यकुशलता, आ से अनुशासन और रा से रचनात्मकता। वाह। तो फिर मैंने केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश किया। मैं आपको फिर से बता दूं कि किसी भी बच्चे की जो निर्माण होता हैगा, वहाँ न्यू उसकी कैसी रखी गई। इस देश में अगर मैं समझता हूँ कि स्कूलों का जो निर्माण हुआ है उसमें केंद्रीय विद्यालयों की बहुत अच्छी भूमिका है। मैं अक्सर बात करता हूँ कि आज जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ उसके पीछे कहीं न कहीं हमारे वो स्कूल के टीचर्स थे, वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी, जिसने हमें हर प्रकार का, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो, हमें नेशनल लेवल तक पहुँचाया, चाहे साहित्य की बात हो, हमें आज नेशनल पोएट के रूप में रिकग्निशन मिली, चाहे हमारे खुद की परफॉर्मेंस की बात हो, मैं थ्रू आउट फर्स्ट पोजीशन पर रहा हूँ। और जब भी हमें अपना रिकॉर्ड मिलता था, रिजल्ट मिलता था, तो उसमें हमारे जो क्लास टीचर्स लिख के देते थे, वो दो चीज़ें हैं जो मेरे सूत्र बने जीवन के। पहला, एवरी स्टेप टेक्स यू फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। दूसरा, जब मैं टॉप किया था स्कूल में हाईएस्ट मार्क्स के साथ, तो उसमें हमारे जो प्रिंसिपल ने जो लिखा था कि जीवन का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, बल्कि पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। वाह, बहुत खूब। तो इस प्रकार की प्रेरणाएं हमको मिलती रहीं और स्कूल में हमने जो सफ़र किया वो यादगार रहा। इसके बाद मेरा कॉलेज में प्रवेश हुआ, मेडिकल कॉलेज, गांधी मेडिकल कॉलेज में मैंने MBBS किया 93 से 1978 के बीच में। और फिर मेरा चाइल्ड स्पेशलाइजेशन में सिलेक्शन हुआ, जो मैं महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर से पास किया। और PSC के थ्रू हमें ESI में मेडिकल ऑफिसर के रूप में चयन हुआ। मैं वहाँ पे 1983 से 1.5 साल तक इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर रहा हूँ और उसके बाद ही हमने पब्लिक हेल्थ का जो PSC थी वो भी क्लियर किया। तो सर, स्कूल में जैसे आपने बताया एक प्रखर विद्यार्थी थे, हमेशा फर्स्ट क्लास आते थे, स्पोर्ट्स में आप आगे होते थे, साहित्यिक अभिरुचि में, उनके बीच में ये चिकित्सक बनने का ख्याल कैसे आया? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरा जो परिवार है वो चिकित्सकों का ही है। 35 हमारे, चाहे चाचा मामा जितने भी लोग हैं, हमारे मामा वो डायरेक्टर जनरल हेल्थ थे, चाचा फूफा जिनके घरों में भी जाता था तो वो चिकित्सक और चिकित्सक ही रहते थे। तो वही हमें प्रेरणा मिली कि हमें भी चिकित्सक बनना है। तो फिर आपने शिशु रोग चिकित्सक के रूप में विशेषज्ञता ली, उसका कोई खास कारण? देखिए, बच्चों से मेरी बहुत ज़्यादा मोहब्बत रही हैगी। और उसका एक और कारण बताऊं कि मेरे जो बड़े ब्रदर हैं, उनके बच्चे का जब जन्म हुआ तो अनफॉर्चुनेटली उसको सेरेब्रल पाल्सी थी। 78 की बात है ये। और उसके लालन पालन में, क्योंकि मैं MBBS कर चुका था, तो मुझे लगा कि मुझे स्पेशलाइजेशन अगर करना है तो चाइल्ड स्पेशलाइजेशन, क्योंकि मैं उसकी जो ज़िंदगी देखता था, शारीरिक विकलांगता थी, हालांकि उसको मानसिक विकलांगता उतनी नहीं थी, मगर मैं चाहता था कि मेरा कार्य क्षेत्र ऐसा हो कि मैं उसके जीवन को आगे बढ़ा सकूं और परिवार पे जो एक बोझ स्वरूप वो व्यक्ति हो सकता था निर्माण के रूप में। तो मैंने पूरी अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए आज ये कहते हुए मुझे गर्व है
कि वो बच्चा राष्ट्रपति अवार्डेड है। उसने जितने भी विकलांगताओं की नीतिगत फैसले हुए हैं, खुद जो उसने सहन किया है, उसको राइट अप करके मिनिस्ट्री को भेजा है और उसमें डिसीजन हुए हैंगे। तो फिर शिशु रोग चिकित्सक बनने के बाद शासकीय सेवा में, जैसा आपने बताया पीएससी आपने पास की, जी। तो पीएससी पास चिकित्सक से लेके और उसके बाद आप कई फोरम तक गए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने कई देशों की यात्रा की, तो ये सफ़र कैसे आपने तय किया? देखिए, मेरा जब चयन हुआ था मेडिकल ऑफिसर मिनी पीएससी खौरा जिला पन्ना में, मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि अक्सर ये बात होती है कि चिकित्सक गांव में नहीं जाता है। मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ और लोगों के मन मस्तिष्क को भी साफ करना चाहता हूँ कि 83 के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। आज तो बहुत व्यवस्थाएं सुधर गई हैं। न रोड होती थी, मैं खुद पिट्ठू पहन के गया था अपने क्षेत्र में। जाने में हम लोग को पानी के अंदर से जाना पड़ा था, नदी थे, नाले थे, कोई रहने की व्यवस्था नहीं थी। ऐसी विषम परिस्थिति में अक्सर होता है कि मेरे साथ के चिकित्सक वापस आ गए और प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगे। मगर क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स में मेरी रुचि थी और स्पोर्ट्स ने मुझे एक चीज़ सिखाया है कि ज़िंदगी में कभी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, जीत करना है। अगर आप लड़ाई लड़ रहे हो तो जंग को जीतना हैगा। चाहे खेल खेल रहे हो तो आपको जीतना है। एस्केपिज्म का भाव कभी नहीं आया कि मैं ऐसी विषम परिस्थितियों में कैसे काम करूंगा, और मैं वहाँ रहा। उसकी जो चुनौतियाँ थी और उससे हम जब पार पाए तो उसने हमें सक्षम बनाया कि हर विषम परिस्थिति को भी हम मजबूती से तय कर सकते हैं। और वो जज्बा अगर क्रिएट किया है तो वो मेरे मिनी पीएससी की पोस्टिंग ने। और जब मैं पोस्टिंग होके सागर में आया, चीफ मेडिकल ऑफिसर के कार्यालय में पहुंचा, अपनी उपस्थिति दी और मैं चाहता था कि आईसीडीएस मेडिकल ऑफिसर, क्योंकि शिशु विशेषज्ञ था, चाहता था कि बच्चों के बीच में रह के अपना सेवा पूर्ण करूंगा। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे जो दूसरे चिकित्सक खड़े हुए थे वो भी शिशु विशेषज्ञ थे। उन्होंने कहा मेरे पास दो पोस्ट हैं, एक है पोस्ट आईसीडीएस मेडिकल ऑफिसर और दूसरा है डीआईओ, जो नई पोस्ट आना है 1985 में, जिला टीकाकरण अधिकारी। तो आप लोग निर्णय कीजिए और बताइए। हम लोग बाहर गए, निर्णय नहीं कर पाए। मैंने चीफ मेडिकल ऑफिसर जी से अनुरोध किया कि अब आप ही को निर्णय करना है। तो उन्होंने तुरंत बोला कि आप निकालिए 8 आना। हमने 8 आना उनको दिया, हेड टेल हुआ, हेड हमारे ऊपर आया, मैं डीआईओ बना। तो ये कहीं न कहीं ऊपर वाले का ही निर्देश था कि जिला टीकाकरण अधिकारी के रूप में इस देश के बच्चों को, न केवल उस जिले के, बाद में हमें अवसर मिलता गया। मैं राज्य से देश और देश से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीकाकरण ही करता रहा। 37 साल मेरे टीकाकरण कार्यक्रम में लगातार हो गए हैं। अभी जैसा कि देखा गया, कुछ मीडिया में आपको लोग टीकाकरण मैन भी कहते हैं और ये भी बात करते हैं कि टीकाकरण में आपने लगातार बहुत सारे नवाचार भी किए हैं, बहुत योगदान आपने इस चीज़ को दिया है। सबसे पहले तो ये बताइए कि टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है और हमारे नागरिकों को आप क्या कहना चाहेंगे टीकाकरण के विषय में? देखिए, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि टीकों से बचने वाली जो बीमारियां हैं, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, ज़्यादातर लाइलाज हैं। उनका अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ हैगा। खासतौर से वो वायरस वाली रोग, पोलियो, कोई इलाज नहीं था इस देश में। 2 बूंद जिंदगी की हमने जब पिलाया, और हमें खुशी है कि 2014 में हम पोलियो निर्मूलन कर सके इस देश के साथ। स्मॉल पॉक्स बड़ी माता के नाम से, हालांकि माता नहीं होती, वायरस की बीमारी है, मगर उसको भी हमने 1980 में समाप्त किया टीके लगा के। इसके बाद हमने मदर न्यूट्रल टिटनेस को बीमारी भी टीके लगा के ही समाप्त की। तो टीकों का महत्व इतना ज़्यादा है कि अगर हमें इस देश की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था को बेहतर ढंग से संचालित करना है और यदि हमें देश को विकसित करना है तो टीकाकरण का अति महत्व है। क्योंकि हमने महामारियों पर नियंत्रण कर लिया, हमारा जो पैसा लगता है बीमारियों के खर्चे पे परिवारों पर, वो बोझ कम हो जाता है। बीमारियों के निर्मूलन होने से हमें अवसर मिलता, उस फंड को हम दूसरी जगह यूटिलाइज कर लें। तो और सुखद भविष्य की एक सशक्त नींव है टीके। तो जैसा आपने बताया कि 2 बूंद जिंदगी की जब पिलाई गई तो मध्य प्रदेश पोलियो से मुक्त हो गया, पूरा हमारा देश भी अब इससे मुक्त हो चला है। ये जो लाइन है 2 बूंद जिंदगी की, इसने बड़ा चमत्कार किया। एकदम लोगों के मन में ये बात बैठ गई कि हाँ, ये वाकई ज़िंदगी की बूंद है, बच्चों को पिलानी है। तो ये लाइन कहाँ से आई, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जैसा आपने अभी बताया कि मेरा कवि हृदय शुरू से रहा है। 4th क्लास में था, ये पृथ्वी गोल है, मेरी पहली कविता थी जो प्रिंट हुई थी। तो अंतर मन में कवि भाव तो रहता था
और उसी जब मेरा सिलेक्शन हुआ था 5,000 डॉक्टर्स में 50 डॉक्टर्स सर्विलेंस मेडिकल ऑफिसर WHO में। तो मैं जब वहाँ WHO में गया, वाराणसी मंडल में मेरी पोस्टिंग थी, तो मेरी पहचान एक कवि के रूप में हो चुकी थी। तो WHO के जो उच्च अधिकारी होते थे, जब भी एक बड़ी मीटिंग होती थी मुझसे पूछते थे कि आप डॉक्टर साहब एक कविता लाए हैं, सुनाइए। तो मैं सुना रहा था, होटल इंडिया वाराणसी की बात है, और वहाँ इंटरनेशनल विजिटर आए हुए थे यूनिसेफ के। तो मैंने जब कविता पढ़ी, लंच टाइम पे वो मेरे पास आते हैं, द वे यू आर एक्सप्रेसिंग यूर सेल्फ, उन्होंने अंग्रेजी में बोला, आई हैव गॉट immense sense that you have got a very good control over the words in Hindi. So can you help me for developing, coining some words which is very hitting? ऐसे शब्दों का आप निर्माण कर सकते हैं जो लोगों तक पहुंच के हमारे इस पोलियो कार्यक्रम को जन जागृति के लिए एक सफलता की कुंजी हो सके। ये उनके शब्द थे अंग्रेजी में। तो मैंने उनसे वक्त लिया कि मैं भी लंच ले लेता हूँ और मैं आई विल कम बैक टू यू, मैं वापस आऊँगा आपके पास। फिर लंच लेते वक्त मैंने ये सोचा कि 2 बूंद बच्चा क्यों दे रहे हैं हम, विकलांगता ख़त्म, विकलांगता से नहीं जमा, 2 बूंद जीवन बचाने के लिए दे रहे, 2 बूंद जीवन की भी नहीं, अच्छा शब्द दिखाई दिया। अचानक तीसरा जो शब्द आया, 2 बूंद ज़िंदगी की, मुझे भी अच्छा लगा कि 2 बूंद ज़िंदगी की, और मैंने जाके उनको कम्युनिकेट किया कि 2 बूंद ज़िंदगी की। तो ही वाज आस्किंग मी अंग्रेजी में कि मुझे कन्वर्ट करके दो। तुमने कहा 2 ड्रॉप्स ऑफ लाइफ। वो एकदम से जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत हुआ, यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए उन्होंने अपना सेलफोन उठाया, जिनेवा को मैसेज किया कि हमें वो शब्द मिल गया है। निश्चित तौर पर गर्व की बात है कि 2 बूंद जिंदगी की जो सफलतम अभियान पल्स पोलियो का रहा, उसकी जो टैगलाइन थी वो भी हमारे प्रदेश के डॉक्टर शुक्ला ने दी हुई थी। सर, जब कोई नवाचार आप जोड़ते हैं, जैसे 2 बूंद जिंदगी के, जैसे आपने एक नवाचार की तरह एक शब्द दिया, तो उससे अभियान में गति आ जाती है। आपका क्या अनुभव है, किस तरह से आपने नवाचार किए प्रदेश में और किस तरह से उनका प्रभाव आपको देखने मिला? देखिए, आवश्यकता आविष्कारों की जर्नी है, पहले से है ये सिद्धांत। मैं बताऊं कि 2020 में अचानक कोरोना महामारी ने जन्म लिया। रात में 11 बजे मुझे स्टेट कोरोना ऑफिसर के रूप में कार्य आदेश हुआ, और उस वक्त में पॉजिटिव हमारे जो चिकित्सकगण जो भर्ती हो गए थे कंट्रोल रूम के, उनके साथ में था। तो उस वक्त सिद्धांत है कि आपको भी क्वारंटाइन होना है। तो 14 दिन को हम एक रूम में कैद थे और स्टेट कोरोना ऑफिसर के रूप में हमें काम करना है। मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना था। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ एक छोटे से बंद कमरे में अपनी प्रदर्शन कैसे कर पाऊँगा। तो उस वक्त ये था कि तो लाइलाज बीमारी है कोरोना, बट हम बचा तो सकते हैं, और किस रूप में बचा सकते हैं। तो मैंने एक शब्द का निर्माण किया कि हमारा जो शब्द हो, जो प्रचलित शब्द हैं, उन्हीं को लेके अगर अपनी बात रखें तो शायद ज़्यादा असरकारी होती है। तो एसएमएस हम लोग करते थे, एस फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, एम फॉर मास्क, और एस फॉर सैनिटाइजेशन। तो एसएमएस वर्ड हमने क्वाइन किया। व्हाट्सएप के माध्यम से हमने पूरे प्रदेश से देश और देश से इंटरनेशनल लेवल पर गया। तो एक छोटी सी, आपने देखा होगा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान होता है अमरकंटक, छोटी सी नाली के रूप में, और खम्बात खाड़ी में एक समुद्र बन जाता है। तो यही है कि छोटे से शब्द ने एक बड़ा कमाल कर दिया। हमारे पास मैसेज आता है दिल्ली के सीएम कार्यालय से कि सर आपने पेटेंट कराया है ये शब्द। हमने कहा नहीं कराया, आपकी अनुमति चाहिए। एसएमएस किया क्या, पूरे होर्डिंग दिल्ली में लगे थे। तो बहुत अच्छा सुकून मिलता है दिल को कि चलो कुछ हम लोग व्यक्तियों के लिए, समाज के लिए और देश के लिए काम आ रहे हैं। एसएमएस किया क्या, ये एक नवाचार सर ने जोड़ा और जिससे कोविड में बहुत महत्वपूर्ण योगदान पूरे देश को मिल सका। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे और डॉक्टर शुक्ला से बहुत सारी बातें फिर करेंगे। ब्रेक के बाद फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर संतोष शुक्ला सर, जिनसे लगातार हमारी चर्चा जारी है। सर, ये जो आपने बताया कि एक कवि के रूप में, जो आपके एक लेखक के रूप में रचनात्मक विचार होते हैं, उनको आप अपने काम से जोड़कर कुछ नवाचार करने की कोशिश करते हैं।
तो कोई कविता आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे क्या? देखिए, कविता तो बहुत ज़्यादा लिखी हुई हैं। पोलियो एरेडिकेशन में जितने भी नारे थे या कविताएं थी, वो नेशनल कैलेंडर में कैप्शन के रूप में पूरे देश में सर्कुलेट होते थे। और फिर जैसे जैसे हमारे अभियान होते रहे, चाहे वो मिशन इंद्रधनुष हुआ हो। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि दिल्ली की मीटिंग में जब मिशन इंद्रधनुष हो रहा था प्रशिक्षण, तो उसमें मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तैयार की गई थी, उसका चेयरमैन बनाया गया था। और प्रेस पर्सन्स ने सवाल दागे कि क्या फ़र्क पड़ता हैगा, पहले आप टीकाकरण कर रहे थे, अब उसका नाम मिशन इंद्रधनुष कर दिया। और आपको मालूम है, बहुत एग्रेसिव टोन में पूछताछ होती सवालों की। तो उसी एग्रेशन के साथ मेरे श्रीमुख से ये निकल गया कि हम पहुँचेंगे उन तक जो ना पहुँचे हम तक। तो वो टैगलाइन हमारे पूरे अभियान की बनी थी, तो मुझे उस टैगलाइन पे कविता भी लिखना होती थी। फिर इसके बाद मिशन इंद्रधनुष के बाद मीज़ल्स रूबेला का अभियान लॉन्च हुआ है 2023 तक, तो उसके बारे में भी है। मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस देश में है कि हमारे जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, जन्म से लेके और 16 साल तक उनको जो जो टीके लगने हैं, क्या हमारे परिवारजन समय सीमा में टीकाकृत कर रहे हैं। इसको बोलते हैं पूर्ण टीकाकरण। अगर हम पूर्ण टीकाकरण कर लेते हैं तो इस देश में बीमारियों के कारण हमारे जो 5 लाख बच्चे अकाल मौत हो जाती है वो बचा सकते हैं। 50% कुपोषण दर में कमी ला सकते हैं। 80% हम विकलांगता दर में कमी ला सकते हैं और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कम कर सकते हैं। तो मेरे जो दिल के करीब है एक कविता, उसको ज़रूर मैं पेश करना चाहूँगा। हम करेंगे, हम करके रहेंगे पूर्ण टीकाकरण। हम सब मिलकर करते हैं ये प्रण, न छोड़ेंगे एक भी बच्चा, न ही एक भी घर। हमें पूरा है विश्वास, इस बार सफल होंगे हम करेंगे, हम करके रहेंगे पूर्ण टीकाकरण। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, नहीं डिगेंगे अब हम, हर कमी को शक्ति बनाएंगे हम करेंगे, हम करके रहेंगे पूर्ण टीकाकरण। जानलेवा बीमारियों से बचाव की गारंटी है टीकाकरण। महामारी नियंत्रण के अस्त्र हैं टीकाकरण। लाइलाज बीमारी निर्मूलन के शस्त्र हैं टीकाकरण। हम करेंगे, हम करके रहेंगे पूर्ण टीकाकरण। भय और भ्रांति से मुक्त वातावरण बनाएंगे हम। थोपी गई नहीं, अब चाही गई आवश्यकता होगी टीकाकरण। शालाएं छात्र छात्राएं होंगे अब राजदूत टीकाकरण। हम करेंगे, हम करके रहेंगे पूर्ण टीकाकरण। घर घर अलख जगाएंगे, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। 1978 में स्मॉल पॉक्स, 2014 में पोलियो उन्मूलन, 2015 में मदर न्यूट्रल टिटनेस का निर्मूलन कर चुके हैं हम करेंगे, हम करके रहेंगे पूर्ण टीकाकरण। और अंत में वैक्सीन रोधक बीमारी एक भी केस की महामारी न बनने देंगे हम। सूचना तंत्र सशक्त कर रिपोर्टिंग ऑनलाइन करेंगे हम। मीज़ल्स निर्मूलन 2023 हेतु संकल्पित है हम करेंगे, हम करके रहेंगे पूर्ण टीकाकरण। बहुत खूब। तो आप अपने जो कार्य क्षेत्र में एक संचालक टीकाकरण के रूप में आपके पास जो दायित्व है, आप उन सारे दायित्वों को और जनता से जो अपेक्षाएं हैं उनको कविता में पिरो देते हैं। तो ये एक अलग तरह का टैलेंट, अलग तरह की प्रतिभा आपकी दर्शकों के सामने आ रही है। सर ये बताइए, जब कोविड महामारी आई तो और उसकी जो वैक्सीन हमारे देश में विकसित की गई, उसका टीकाकरण कितनी बड़ी चुनौती थी? देखिए, मैं 155 अभियानों को संचालित कर चुका हूँ। हम 17 साल प्रदेश में जिला टीकाकरण अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे हैं। 10 साल हमने WHO के 8 राज्य WHO के माध्यम से पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम में 8 राज्यों में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं और पिछले 11 साल से राज्य टीकाकरण अधिकारी। 155 अभियानों में अगर आप मुझसे पूछें कि वो कौन सा अभियान है जिसको आपको खुद जिसने हिला दिया था, वो था हमारा कोविड वैक्सीनेशन। क्योंकि अभी तक हम इस देश में सिर्फ बच्चों का और महिलाओं, गर्भवती माताओं का टीकाकरण करते थे। अगर हम प्रदेश की बात करें तो 20 लाख बच्चे हमारे प्रदेश में जन्म लेते हैं और 22 लाख हमारी गर्भवती, मतलब 42 लाख बच्चों का टीकाकरण करना होता था। 5 साल 7 बार छूटे न टीका एक ही बार, मतलब 5 साल तक होते होते 7 बार लाके टीकाकरण करना होता था। बहुत बड़ा काम नहीं था, बहुत ज़्यादा दूभर काम नहीं था, और क्योंकि व्यवस्थित था, कई सालों से संचालित हो रहा था। जैसे ही कोविड वैक्सीनेशन की 16 जनवरी 2021 में जब पहली बार करने का आदेश प्राप्त हुआ था, तो हम लोग, और कोई अनुभव नहीं था इस उम्र में, 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण सेवाएं देने का कोई किसी भी स्तर पे किसी को ना अनुभव था, ना ज्ञान था, क्या व्यवस्थाएं होंगी। तो बहुत ज़्यादा जो चिंतन कर रहे थे, साथ में चिंता भी थी कि हम कैसे पहुंचेंगे उन तक
जिन्होंने आज तक हमारी बातें नहीं मानी हैं, और उनको कैसे समझाएंगे। बस चुनौतियाँ स्वीकार करना और उनसे पार पाना एक जुनून रहा है ज़िंदगी में मेरा। और मेरी टीम मुझे बहुत सपोर्ट करती है, हमारा जो स्टेट लेवल में है और हमारे जो उच्च अधिकारीगण हैं, और साथ में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी या स्वास्थ्य मंत्री जी, हम लोगों ने एक टीम वर्क के रूप में अपनी योजना कायम की। योजना में सबसे बड़ी होती है एक्चुअली 6 एम्स। क्या हमारे पास उतना मैन पावर उपलब्ध है, ये हमने गणना की। नहीं था तो हमने वैक्सीनेटर का पूल बनाया। क्या हमारे पास मोबिलाइजर्स हैं? नहीं है। सिर्फ आशा आंगनवाड़ी के सहारे नहीं चलेगा, वो माँ और बच्चों पे तो है उनका नियंत्रण। तो हमने आजीविका मिशन की 40 लाख गर्भवती 40 लाख महिलाओं, और साथ में हमारे जो स्कूली और कॉलेज के 16 लाख छात्र हैं उनको अपना एम्बेसडर बनाया। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ चैलेंज मध्य प्रदेश में है कि हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन, वहाँ पे हमने साथिया एक ग्रुप है वॉलंटियर्स टीनेज ग्रुप का, उनको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आंसर के साथ जोड़ के उन्हें स्वयं अपने को टीकाकृत कर लोगों को जागृत करने का एक बृहद अभियान किया। और ये कहते हुए खुशी हो रही है कि मध्य प्रदेश ने जब टीकाकरण महाअभियान के रूप में एक नए प्रकार से अभियान संचालित किया था 21 जून को, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको सराहा था। और हमें नहीं मालूम था कि महाअभियान एक कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा। हम देश में सबसे पहले 98% टीकाकरण किया, पहला डोज। दूसरा डोज भी टीकाकरण का हम कर पाए थे। और जो अभी लास्ट में दिल्ली में एक सेलिब्रेशन हुआ था कोविड वैक्सीन, उसमें मध्य प्रदेश के टीकाकरण अधिकारी के रूप में सम्मानित इसीलिए किया गया कि मध्य प्रदेश ने एक कीर्तिमान और दिशा दर्शक के रूप में काम किया। मध्य प्रदेश ने कीर्तिमान बनाया, पूरे देश को एक तरह से मार्ग प्रशस्त किया कि कैसे टीकाकरण की उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। ये चर्चाएं बहुत रोचक हैं, जारी रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। एक बार फिर बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। और हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर संतोष शुक्ला सर से, जो कि राज्य टीकाकरण अधिकारी हैं मध्य प्रदेश के। सर, जैसा आपने बताया कि आपको दिल्ली में सेलिब्रेशन में सम्मानित किया गया कोविड टीकाकरण के लिए, और कौन कौन से सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं इस क्षेत्र में काम करने के लिए? देखिए, यूनिसेफ आसाम ने मुझे फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन का अवार्ड दिया था। फिर यूएनडीपी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसने हमको इम्यूनाइजेशन चैंपियन का अवार्ड दिया। ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव और बिल गेट्स फाउंडेशन ने 2019 में पीजीआई चंडीगढ़ पीएसएम डिपार्टमेंट से पूरे देश में एक रिसर्च कराई कि इस देश में 7 विभिन्न श्रेणियों में उन्होंने आकलन कराया कि एक उसमें था कि बेस्ट इनोवेटर। तो बेस्ट इनोवेटर के रूप में मुझे भी सम्मानित किया। मेरा एक्चुअली काम करने का ये नहीं है कि आप ख्याति प्राप्त करें या आप सम्मानित हों, काम आपको खुद सम्मानित करता है। तो कई सारी उपलब्धियां, कई सारे पुरस्कार आपकी झोली में हैं, पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है ये। एक साहित्यकार के रूप में आपका जो पहलू कम लोगों के सामने है, उसके बारे में थोड़ी सी और बात करना चाहूँगा। तो कैसे आप पे किन किन लेखकों का, कवियों का प्रभाव रहा, किस तरह से आपकी कविता ने दिशा पाई? और उसके बाद अनुरोध करूँगा कोई कविता अगर आप सुनाना चाहें तो फिर से आपसे हम आग्रह करेंगे। मैं जब वापस अपनी ज़िंदगी को मुड़ के देखता हूँ तो मकरोनिया सागर में, मकरोनिया में विश्वविद्यालय था, और हमारे पड़ोस में प्रोफेसर नंद दुलारे वाजपेयी, बहुत बड़े साहित्यकार इस देश में हुए हैं, उनका घर मेरा पड़ोस में था। और उस ज़माने में तो सर्वेंट वाली व्यवस्था होती नहीं थी, तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे लोग रहते थे वो घर के काम में जुड़ जाते थे, और आपसी समन्वय और इतने अच्छे रिलेशनशिप होती थी कि जब भी कोई साहित्यकार, चाहे वो निराला जी का नाम लें आप, महादेवी वर्मा जी का है, जयप्रसाद जी का नाम, अक्सर उनके घर में आते थे और मेरा काम होता था कि उनकी चाय को सर्व करें। तो हो सकता है कि मन मस्तिष्क में वो साहित्यकारों के बीच में हमें जो अपना जीवन विकसित करने का एक अवसर बना, वो कहीं न कहीं बीजारोपण उसने किया होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। तो बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों का आपको सानिध्य मिला। सर, समय कम है, एक कविता अगर आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को, हम आपसे ज़रूर आग्रह करेंगे। अच्छा, ठीक है। क्योंकि अभी मीज़ल्स रूबेला का अंत करना है तो मैं उसी से रिलेटेड चाहूँगा कि कुछ शब्दों में जो पिरोया है हमारा संदेश, उसको बता दूँ मैं।
एमआर को हमने हराया है, हराया है, हराया है। ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार, कहावत थी पुरानी, नए अंदाज में हमने लिख दी संकल्प समारोह की कहानी। हम जब भी प्रोग्राम करते हैं संकल्प समारोह जरूर करते हैं। चल पड़ी है एक लहर गांव गांव और शहर शहर, हम करेंगे एमआर मुक्त भारत, वीडियो क्लिपिंग, बाढ़ नहीं सुनामी है। बाप रे बाप, क्या गजब की ठंड थी जनवरी में। हेड्स ऑफ टू टीम एमआर एमपी, कारगिल जैसी जुटी थी। न छूटेगा घर न छूटेगा बच्चा, जो देखा था सपना वो कर दिया सच्चा। रात के अंधेरे घने हैं बहुत मगर, चले चलो चले चलो, सुबह की किरण जरूर आएगी। हौसला अफजाई जैसे शब्द वाकई में एड्रेनलिन से कम नहीं थे। सफलता के बुर्त दिखने लगे हैं अब, हम फहराने जाने लगे हैं अब झंडे भी। चुनौतियां स्वीकार करना हम सबकी फितरत है, खुद को साबित करना हम सबका जुनून। हम कर सकते हैं, हम अवश्य करेंगे, यह हमारा विश्वास अनहोनी को होनी कर देता है एमआर रविवार। लीडरशिप की परीक्षा है, मैनेजमेंट का उत्कृष्ट प्रदर्शन है एमआर। अंतर विभागीय समन्वय और पार्टनर्स कोऑर्डिनेशन का उदाहरण है एमआर। समाज सेवा और देश सेवा का अभूतपूर्व अपेक्षा है एमआर। रातों को नींद चुराना और पिक का होश उड़ाना है एमआर। यह सच है, यह सच है, दो जानलेवा बीमारी से एमआर को हराया है, हराया है, न दोबारा कभी ये घुस पाएगी, यह जनता से हमारा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत सारी जानकारियां दी और निश्चित प्रेरणाप्रद बातें थी। हमारे दर्शकों को इससे जरूर लाभ मिला होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।